हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी। अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 9। अपन डिस्कस कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स की अगर अपन बात करें तो अब तक अपन ने पढ़ लिया प्रकाश की प्रकृति के बारे में, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसके बाद में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तरंगाग्र के बारे में अपन ने डिस्कस किया और तरंगाग्र की सहायता से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या अपन ने कर दी। और इसके बाद में अपन ने जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के बारे में हल्का सा डिस्कशन किया था और प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत अपन ने डिस्कस किया। प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया और मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के जो कुछ गुण होते हैं वो तो तरंगी प्रकृति से एक्सप्लेन किए जाते हैं और प्रकाश के जो कुछ गुण होते हैं वो कणीय प्रकृति से एक्सप्लेन किए जाते हैं। और यदि आपको प्रकाश के समस्त गुणों की व्याख्या करनी है तो आपको तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, दोनों को आपको एसोसिएट मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद बच्चों अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तरंगाग्र कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में अपन ने व्यतिकरण पढ़ना स्टार्ट किया था। तो व्यतिकरण के अंदर ध्यान से देखना, देखो दो तरंगे उनका आयाम समान होना चाहिए और समान या लगभग समान होने चाहिए, उनकी आवृत्ति वो बिल्कुल समान होनी चाहिए, दोनों स्रोत वो कला समान स्रोत होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कला समान नहीं हो सकते। तो कला समान स्रोत प्राप्त करने के लिए एक ही स्रोत को आपको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। दो भागों में डिवाइड करने के लिए एक तो आयाम की विभाजन के द्वारा और एक तरंगाग्र की विभाजन के द्वारा। तो अपन ने तरंगाग्र की विभाजन के द्वारा एक तरंगाग्र को दो तरंगाग्र में डिवाइड किया था S1 S2, ठीक है ना। और वहां से अपने को दो प्रकाश स्रोत प्राप्त हुए थे S1 S2 जो कि कला समान स्रोत है। और फिर उसके बाद S1 तथा S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से अपन ने YDAC का व्यतिकरण करवा के देखा और उसके कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो अपन ने पिछले लेक्चर पर डिस्कस कर लिए थे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी आपके पास में जो YDAC का सेटअप है, उस YDAC के सेटअप में यदि अपन एक स्लिट के सामने या दोनों स्लिटों के सामने अपन कोई कांच की पट्टिका रख देते हैं तो क्या होता है, देखना ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो एक तो होता है ज्यामितीय पथ है और एक होता है प्रकाशिक पथ। ज्यामितीय पथ या क्या होता है आपके पास में प्रकाशिक पथ होता है। तो देखना ध्यान से देखो, जैसे मान के चलिए ये अपने पास कोई कांच की पट्टिका है और इस कांच की पट्टिका का जो अपवर्तनांक है वो कितना देगा आपके पास म्यू। यहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में टी हो जाएगी और इसका अपवर्तनांक वो कितना देगा आपके पास में इस प्रकार से म्यू हो जाएगा। यदि अपन यहाँ से इस प्रकार से कोई तरंग है जो कि इस प्रकार से यहाँ तक चलाते हैं तो ये इस प्रकार से तरंग चलेगी, तो ये इस प्रकार से यू तरंग चलेगी। इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास बताओ, लेमडा। और जैसे इस तरंग को अपन इसके अंदर से गुजारते हैं तो अपन ये जानते हैं कि जो लेमडा डैश होता है वो कितना हो जाता है आपके पास है, लेमडा बटे म्यू हो जाता है। यानी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। यानी इतनी सी डिस्टेंस के अंदर आपको इस प्रकार से ज्यादा तरंगे हैं वो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो कांच की पट्टिका है इसका जो ज्यामितीय पथ है इसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। तो ज्यामितीय पथ है उसकी लंबाई तो कितनी देगी आपके पास टी, और इसका जो प्रकाशिक पथ ऑप्टिकल पाथ होता है वो कितना देगा आपके पास म्यू टी हो जाएगा। यानी वास्तव में इसके अंदर जो तरंग है वो चल तो कितना रही है भाई, टी चल रही है, बट टी चल करके कितना काम कर रही है, म्यू टी के बराबर काम कर रही है। तो यहाँ पर एक पथांतर डेवलप हो जाता है। तो पथांतर कितना देगा आपके पास है, डेल्टा बराबर, इसको अपन बोल देंगे ऑप्टिकल पाथ माइनस क्या देगा आपके पास में ज्योमेट्रिकल पाथ हो जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ कितना देगा आपके पास में म्यू टी माइनस क्या देगा आपके पास में टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में जो डेल्टा है, डेल्टा बराबर कितना देगा आपके पास में म्यू माइनस 1 इंटू ये आपके पास में टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास में क्या होता है, अतिरिक्त पथांतर इसको आपने बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास में कोई YDAC का सेटअप है और YDAC के सेटअप के अंदर ध्यान से देखना, देखो ये अपने पास इस प्रकार से S1 सोर्स है और ये अपने पास में क्या है भी S2 सोर्स है और S1 S2 हो गया। अब ध्यान से अपन क्या करते हैं, इसके सामने इस प्रकार से कोई कांच की पट्टिका रख देते हैं। ये अपने कांच की पट्टिका रख दी, इसका अपवर्तनांक कितना है म्यू और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी आपके पास टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखो, जैसे अपन बात करते हैं इस पॉइंट पर बात करते हैं
तो इस पॉइंट पर इससे भी इस प्रकार से द्वितीयक तरंगिका पहुंचती है, इससे भी इस प्रकार से द्वितीयक तरंगिका पहुंचती है। तो यहाँ पर इन दोनों द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य जो पथांतर है वो जीरो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो एयर के अंदर आ रही है या वैक्यूम के अंदर आ रही है, बट ये इसकी कांच की पट्टिका को पार करते हुए आ रही है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पर पथांतर पहले जीरो होता था, अब पथांतर जीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पहले अपने को ब्राइट प्राप्त होता था, अब कोई जरूरी नहीं कि अपने को ब्राइट प्राप्त हो, ठीक है ना। तो देखना ऐसे देखो, अगर अपन बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर डेल्टा बराबर कितना देगा, ये देगा आपके पास म्यू माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास में टी। और अपन जानते हैं कि अपने पास में ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा यदि किसके बराबर हो गया, ये डेल्टा यदि बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास एन लेमडा के। तो इस स्थिति में इस पॉइंट पर आपको क्या प्राप्त होगा बताओ, मैक्सिमा प्राप्त होगा, ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर। तो इस स्थिति में यहां पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, मिनिमा प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई ना, ये चीज होगी। अब बात यह है कि पहले आपका जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो यहां पर प्राप्त हो रहा था, और अब जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भाई अपने को जीरो पथांतर वाला पॉइंट अगर अपने को ढूंढना है, तो जीरो पथांतर वाला पॉइंट है वो कहां पर मिल जाएगा अपने को, ऊपर की तरफ मिल जाएगा। तो ऊपर की तरफ अपने को यहां पर प्राप्त हो जाएगा जीरो पथांतर वाला पॉइंट। ये अपने पास ऐसा पॉइंट है जहां पे डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसको अपन बोल सकते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना देगी आपके पास, y। तो y बराबर कितना होता है आपके पास, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो डेल्टा कितना देगा आपके पास बताओ, म्यू माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास टी कैपिटल डी अपॉन ये आपके पास स्मॉल डी हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, y बोल सकते हैं। तो y ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट का विस्थापन। अगर आप स्लिट है, इस वाली स्लिट के सामने कांच की पट्टी का रख दोगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इसके सामने रख दोगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात है, ये चीज होगी। तो इसको अपन बोल सकते हैं जो केंद्रीय उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट का ये हो जाएगा आपके पास में केंद्रीय उच्चिष्ट का विस्थापन हो जाएगा भी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, अब देखते ध्यान से देखो, अगर अपन इसके सामने क्या रख देते हैं, ये अपने पास इस प्रकार से YDAC का सेटअप हो गया, और यहां पर अपने पास में क्या देगा इस प्रकार से S1, और यहां पर अपने पास में क्या देगा इस प्रकार से S2। इसके सामने भी अपने इस प्रकार से कांच की पट्टी का रख दी, अपवर्तनांक कितना देगा μ1, मोटाई कितना देगी T1। इसके सामने भी आपने कांच की पट्टी का रख दी, अपवर्तनांक कितना देगा μ2, मोटाई कितनी देगी इसकी बताओ T2 देगी। अब बात सुनना भी, इससे भी तरंगे हैं वो यहां पर पहुंच रही है, और इससे भी तरंगे इस प्रकार से यहां पर पहुंच रही है। अब यदि इन दोनों का जो डेल्टा 1 बराबर क्या देगा आपके पास है डेल्टा 2, तो इस स्थिति में यहां पर आपके पास डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहां पर अपने को सेंट्रल मैक्सिमा यानी यहां पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट है वो प्राप्त हो जाएगा। तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, तो इसको अपन बोलेंगे μ1 माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास T1 बराबर क्या देगा आपके पास μ2 माइनस 1 इंटू क्या देगा T2 देगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में इतना जो नॉलेज है वो सफिशिएंट है, ठीक है, इससे आपका काम वो बिल्कुल एकदम चल जाएगा। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर अपन किसी भी स्लिट के सामने कोई भी कांच की पट्टी का रख देते हैं, तो इस स्थिति में वो प्रकाश जब कांच की पट्टिका से होकर गुजरता है तो अतिरिक्त प्रकाश से पथ कवर करता है, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ कवर करता है, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट होता है वो पर्दे के केंद्र पर प्राप्त नहीं होकर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब सुनो भाई, पहले यहां पर क्या था आपका केंद्रीय उच्चिष्ट था, यहां पर पहला उच्चिष्ट था, यहां पर दूसरा उच्चिष्ट था। अब पूरा का पूरा जो YDAC सेटअप है वही ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये उच्चिष्ट था, ये निम्निष्ट था, ये उच्चिष्ट था, ये निम्निष्ट था, ये उच्चिष्ट था। अब ध्यान से देखना, देख हो सकता है ये अगर यहां पर आ जाएगा तो इस स्थिति में यहां पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा मिनिमा, और अगर ये यहां पर आ जाएगा तो इस स्थिति में अपने को यहां पर वापस फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, मैक्सिमा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी, तो करो इन चीजों को नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं पतली फिल्म से व्यतिकरण, ठीक है। कई बार जैसे अपन ने देखा है कि कोई भी अपन पानी की सरफेस है उस पर अपन थोड़ा सा केरोसिन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो केरोसिन की पानी के ऊपर क्या हो जाती है, एक पतली फिल्म बन जाती है।
फिर उसके बाद इस लेयर को अगर अपन अलग अलग एंगल से देखते हैं तो अपने को अलग अलग कलर्स इसके अंदर दिखाई देते हैं, ये अपने को चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से साबुन का जो बुलबुला है इसको भी यदि अपन क्या करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं तो इसमें अलग अलग कलर्स अपने को देखने को मिलते हैं। ये क्यों चमकते हैं, इनकी चमकने की वजह क्या होती है भाई, इनके चमकने की वजह होती है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण, पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलेगा ये अपने पास कोई पतली फिल्म है, ये फिल्म हो गई, और यहां पे इसकी जो मोटाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है टी, और यहां पर इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा आपके पास में म्यू। अब दो ध्यान से इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आपतित होती है, ये इस प्रकार से प्रकाश की किरण आपतित होगी, ठीक है। इसके बाद में आपतित होगी, यहां पर इस प्रकार से अभिलंब का निर्माण कर दो, ठीक है। इसका कुछ भाग है वो तो क्या हो जाता है इस प्रकार से अपवर्तित, और कुछ भाग है वो क्या हो जाता है इस प्रकार से परावर्तित। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड वन। अब ध्यान से देखना, देखो जब ये यहां पर आपतित होती है, यहां पर ये अभिलंब बना दिया अपन ने, यहां पर मैं इस प्रकार से अभिलंब का निर्माण कर दूंगा, तो यहां पर ये इस प्रकार से यूं आपतित होती है, तो इसका कुछ भाग है वो तो क्या हो जाता है इस प्रकार से परावर्तित हो जाता है, और कुछ भाग क्या हो जाता है इस प्रकार से वापस से अपवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद ये यहां पर आपतित होती है, तो इसका कुछ भाग है वो तो क्या हो जाता है इस प्रकार से इधर की तरफ अपवर्तित हो जाता है, और कुछ क्या हो जाता है इस प्रकार से यूं परावर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये यहां पर आपतित होती है तो इसका जो कुछ भाग है वो क्या हो जाता है इस प्रकार से फिर से परावर्तित हो जाता है, और कुछ क्या हो जाता है इस प्रकार से यूं अपवर्तित हो जाता है। तो ये तो R1 बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे R2 बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे T1 बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे T2 बोलेंगे। तो T का मतलब क्या होता है ट्रांसमिटेड यानी पारगमित, और R1 R2 ये क्या हो जाएंगे आपके पास है, इसको अपन बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड बोल देंगे मतलब। अब सुनो, यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो इस ऑब्जर्वर को अपन क्या बोलेंगे O1, और यहां पर इसके नीचे से यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये आपके पास है क्या देखो O2 हो जाएगा। तो यहां पर जो O1 है ये जो परावर्तित भाग है, परावर्तित भाग के लिए व्यतिकरण देख रहा है, ठीक है ना। और यहां पे ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में क्या देगा I, और ये वाला जो एंगल है ये अपने पास में क्या देगा इस प्रकार से R, और ये अगर R होगा ये भी आपके पास R, ये भी आपके पास R, तो ये भी आपके पास R, ये भी आपके पास R हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए जो पथांतर है वो कितना होता है आपके पास है डेल्टा बराबर, ये होता है आपके पास है 2 म्यू टी cos R माइनस क्या देगा आपके पास है लेमडा बाई 2, और ये जो पारगमित भाग के लिए व्यतिकरण देख रहा है भैया, के लिए ये क्या रहा है व्यतिकरण देख रहा है। तो इसके लिए आपके पास जो डेल्टा है वो डेल्टा बराबर कितना देगा आपके पास 2 म्यू टी, और इसको अपन क्या बोलेंगे cos R बोल देंगे। ये बातें आप याद रख लेना भाई, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अगर ये किसके बराबर हो गया भाई, ये अगर आपका n लेमडा के बराबर हो गया, ठीक है ना, या मतलब 0 हो गया, लेमडा हो गया, 2 लेमडा हो गया, डॉट 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 n लेमडा हो गया, ठीक है ना। तो इस स्थिति में यहां पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा बताओ, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा अभी मैक्सिमा प्राप्त हो जाएगा, यानी ये जो पट्टिका है वो चमकती हुई दिखाई देती है। और यदि ये किसके बराबर होगा अभी, ये हो गया आपके पास लेमडा बाई 2, ठीक है, और फिर उसके बाद कितना हो गया 3 लेमडा बाई 2, और फिर उसके बाद डॉट 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 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर हो गया।
तो फिर उसके बाद इन दोनों भागों के अंदर R1 R2 के बीच में क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण के कारण आपको क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, मिनिमा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मिनिमा प्राप्त हो जाएगा। अब बात सुना भी, अपन बात करते हैं पारगमित भाग के लिए व्यतिकरण। तो यहां पर भी वही बात हो गई, अगर ये किसके बराबर हो जाएगा, एन लेमडा के बराबर हो जाएगा, तब तो आपको प्राप्त हो जाएगा मैक्सिमा, ठीक है भाई। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर। तो इस स्थिति में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मिनिमा प्राप्त हो जाएगा भाई। ये बात होगी। अब ज्यादातर केसेस के अंदर अपन बात करते हैं अभिलंब आपतन के लिए। तो यदि अपन अभिलंब आपतन की बात करते हैं, अभिलंब आपतन, तो अभिलंब आपतन के लिए I बराबर R बराबर कितना होता है आपके पास है, 0 डिग्री होता है। तो इस स्थिति में आपका जो cos R है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर, अगर अपन R1 R2 की बात करते हैं तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 म्यू टी माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, लेमडा बाई 2। और अगर अपन बात करते हैं T1 T2 की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास डेल्टा बराबर कितना बन जाएगा, 2 म्यू टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 म्यू टी बन जाएगा अभी। समझ में आ गई ना बात है, ये बात। अब बात सुना भी, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि कोई भी कांच की पट्टिका है, इसको अपन, इस पर अपन प्रकाश आपतित कर रहे हैं और इसको ऊपर से देखा जा रहा है, ऊपर से देखा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसके लिए इंटरफेरेंस देख रहे हैं, अभी R1 R2 के लिए इंटरफेरेंस देख रहे हैं। यदि आप इंटरफेरेंस से R1 और R2 के बीच में देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि परावर्तित भाग के लिए व्यतिकरण देख रहे हैं। तो डेल्टा बराबर कितना देगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 देगा। बट अभिलंब आपतन की बात करें तो कोस आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 देगा। और ये मान लो कि नीट के अंदर अभिलंब आपतन की बात करेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा बराबर 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2, और नीट के अंदर है ना R1 R2 की बात करेगा भी। इसकी बात यहाँ पे नीट में मतलब नहीं की जाती, फिर भी मैंने आपको बता दी, अगर करे तो आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेल्टा बराबर कितना देगा, 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2। अगर आपको बोल दिया जाए कि ऊपर से देखने पर यह कांच की पट्टिका चमकती हुई दिखाई देती है, तो इसको किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो, या लेमडा के बराबर पुट कर दो, या किसके बराबर, 2 लेमडा के बराबर, 3 लेमडा के बराबर पुट कर दो, मतलब संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है ना। और यदि ऊपर से देखने पर यह डार्क दिखाई देती है तो इस स्थिति में ये किसके बराबर हो जाएगा भी, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हो जाएगा भी। तो कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आपके पास में कोई भी पतली फिल्म है उसके द्वारा इंटरफेरेंस अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और इसी के साथ में अपना जो इंटरफेरेंस है वो भी अपना फिनिश हो चुका है। ओके, तो चलिए इन चीज़ों को नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन क्वेश्चंस देखते हैं इंटरफेरेंस पर आधारित। तो देखना ध्यान से देखो, एक तो अपने पास ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखो कि अपने पास में एक तो लेमडा 1 बराबर कितना हो जाएगा, बावन 100 एंगस्ट्रॉम, और लेमडा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6500 एंगस्ट्रॉम। स्मॉल डी बराबर कितना देगा आपके पास 1 mm, और कैपिटल डी बराबर कितना देगा आपके पास 1 मीटर। तो केंद्रीय उच्चिष्ट से किस दूरी पर दोनों तरंगदैर्ध्यों के उच्चिष्ट प्रथम बार संपाती होते हैं। तो चलिए भाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो यहां पर ये अपने पास है लेमडा 1 बराबर कितना देगा 5200 एंगस्ट्रॉम, और लेमडा 2 बराबर कितना देगा आपके पास है 6500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना जैसे देखो, यहाँ पे अपन जानते हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। तो जिसके लिए लेमडा छोटा होता है उसके लिए फ्रिंजें भी छोटी बनेगी, और जिसके लिए लेमडा ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिंजें भी बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्रिंजें हैं वो छोटी बनेगी लेमडा 1 के लिए, और फ्रिंजें बड़ी बनेगी किसके लिए, लेमडा 2 के लिए। अब किसी भी पॉइंट पर दोनों के कारण
जो उच्चिष्ट पहली बार संपाती हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर जो छोटी फ्रिंजें हैं उनको उनकी संख्या एक ज़्यादा हो जाएगी बड़ी फ्रिंजों के कंपेयर में। तो अपन ये देख सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर इसकी कौन सी फ्रिंज बनती है भाई, इसकी तो बनती है एनवी फ्रिंज, और इसकी कौन सी बनती है बताओ, n+1v, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, संपाती हो जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि इसकी जो एनवी है वो कहाँ पर बन जाएगी बताओ। अपन जानते हैं कि y बराबर क्या होता है आपके पास में, उच्चिष्ट के लिए y n बराबर n लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, y1 बराबर y2 करना है। तो यहाँ से आपके पास में या अपन ऐसे देख सकते हैं कि y1 बराबर इसके लिए बराबर कितना देगा आपके पास, n लेमडा 1 कैपिटल D अपॉन क्या देगा आपके पास, स्मॉल d। और इसी प्रकार से आपके पास में जो y2 है, y2 बराबर कितना देगा अभी, ये आपके पास में सॉरी ये n+1 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको अपन बोल सकते हैं इस प्रकार से n+1, ये आपके पास है लेमडा 1 कैपिटल D बटे स्मॉल d। और इसी प्रकार से आपके पास y2 बराबर n लेमडा कैपिटल D अपॉन ये आपके पास स्मॉल d हो जाएगा। अब यहाँ से अपन एक काम करते हैं, y1 और y2 को बराबर कर देते हैं। तो y1 और y2 को अपन क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो बराबर कर देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा अभी, n+1 लेमडा 1 कितना देगा आपके पास में 5200 एंगस्ट्रॉम, और बराबर y2 बराबर क्या देगा आपके पास में, y2 पुट कर देंगे तो आपके पास में कैपिटल D बाई स्मॉल d तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n और इसके बाद में ये कितना देगा आपके पास में 6500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। इसके बाद यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास n+1, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 4 बराबर ये क्या हो जाएगा आपके पास 5, इसको अपन बोल देंगे n बोल देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इसको अपन अंदर लेके जाते हैं तो 4n प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 4 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 5n हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद 4n को उधर की तरफ ले जाएंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा अभी, n बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बराबर 4। तो अगर अपन सोल्व कर देंगे तो n बराबर क्या देगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी तो कौन सी फ्रिंज बन जाएगी, 4th, और इसकी कौन सी फ्रिंज बन जाएगी बताओ, 5th। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर इसकी तो चौथी फ्रिंज बनती है, इसकी 5वीं फ्रिंज बनती है, वहीं पे क्या हो जाएगी, दोनों की फ्रिंजें वो एक दूसरे के साथ में संपाती हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फिर उसके बाद में अपन चाहे y1 की वैल्यू निकाल लो चाहे y2 की वैल्यू निकाल लो, बात एक ही है। तो चलो अपन y2 की वैल्यू निकालते हैं। तो y2 बराबर कितना देगा आपके पास, n लेमडा 2 कैपिटल D अपॉन ये आपके पास स्मॉल d हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास n कितना हो जाएगा अभी, 4, लेमडा 2 कितना देगा आपके पास 6500 एंगस्ट्रॉम। तो 6500 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है ना। और कैपिटल D कितना देगा आपके पास 1 मीटर बटे कितना देगा आपके पास 1 mm, 10 की पावर माइनस का 3 मीटर देगा। तो करते हैं इसको सोल्व करते हैं अपन। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 10, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है ना, 6 5 4, ठीक है ना। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास में कितना 6500 इंटू कितना देगा आपके पास है 4, तो कितना बन जाएगा आपके पास है 26,000, ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास द्योदान से 7 हो गया, यहाँ पे लाएंगे पॉइंट को तो 6 5 4 3, इसको अपन क्या बोल सकते हैं 2.6 mm डिस्टेंस पर। तो 2.6 mm डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां पर इसकी तो चौथी ब्राइट बनेगी और इसकी 5वीं ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो दोनों की जो ब्राइट फ्रिंज है एक दूसरे के साथ में संपाती हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए
इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो देखिएगा, आपके पास में कांच की कोई पट्टिका है और इस पट्टिका का जो अपवर्तनांक है वो कितना देगा आपके पास 1.5, ठीक है ना। म्यू बराबर कितना हो जाएगा 1.5। अब इस कांच की पट्टिका पर अपन क्या करते हैं, प्रकाश आपतित करते हैं और प्रकाश से उसका अभिलंब आपतन करते हैं। तो इस पट्टिका की न्यूनतम मोटाई क्या हो ताकि ऊपर से देखने पर ये चमकीली दिखाई देती है, ठीक है ना। तो अभिलंब आपतन के लिए न्यूनतम मोटाई क्या हो ताकि ऊपर से देखने पर पट्टिका चमकीली दिखाई दे। तो चलो भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका अपन। सबसे पहली बात है ऊपर से देखने पर, तो इसके लिए अपन डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर 2 म्यू टी कॉस आर कितना कर देंगे अपन 1 माइनस कितना देगा आपके पास लेमडा बाई 2। बात सुना भाई, चमकीली दिखाई देने के लिए जो पदांतर है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, लेमडा हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास है जो लेमडा है, लेमडा बराबर आपको दे रखा है कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है। तो न्यूनतम मोटाई के लिए आपको पदांतर कितना करना पड़ेगा, अभी 0 करना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास है 2 म्यू टी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है लेमडा बाई 2 बराबर क्या देगा 0। तो यहां से आपके पास में टी बराबर कितना देगा लेमडा बटे 4 टाइम्स ऑफ म्यू। तो लेमडा बराबर क्या देगा आपके पास है 5000 एंगस्ट्रॉम बटे 4 और म्यू कितना देगा आपके पास है 1.5 हो जाएगा। म्यू कितना देगा आपके पास 1.5 हो जाएगा अभी। तो क्या लिख सकते हैं अपन, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 बटे क्या देगा आपके पास है 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद में इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसमें अपन ये कर सकते हैं कि इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास में 5/6 की वैल्यू क्या होती है, 5/6 की वैल्यू होती है 5/6 को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास में 0.8203, तो 0.83 आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी 0.83 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, या इसको अपन बोल सकते हैं 0.083 माइक्रोमीटर। ये इस कांच की पट्टिका की न्यूनतम मोटाई हो सकती है भाई। समझ में आ गई बात है, ये चीज होगी। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करें, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अपना व्यतिकरण वो फिनिश हो गए। इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है विवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का विवर्तन, क्या होता है, देखो ध्यान से। प्रकाश का विवर्तन, इसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखना, देखो होता क्या है, देखो बेसिकली इसके अंदर कोई भी जो प्रकाश होता है, प्रकाश की कोई भी जो किरण होती है, कोई भी जो तरंग होती है, वो क्या करती है, कोई भी जैसे अवरोधक या द्वारक है उसके किनारों से टकरा करके मुड़ जाती है और ज्यामितीय रूप से क्षय वाले क्षेत्रों में पहुंच जाती है। तो ध्यान से देखना, देखो प्रकाश या कोई भी तरंग हो सकती है, अपन तरंग लिख देते हैं जनरल फॉर्म में,
तरंग का किसी अवरोधक या द्वारक के किनारों से टकराकर ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में पहुंचने की घटना विवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब देखना ऐसे देखो होता क्या है। इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई भी एक अवरोधक है, इस प्रकार से मैं अवरोधक बना देता हूं और ये बिल्कुल एकदम अपारदर्शी है, यानी प्रकाश इसके आर पार नहीं जा सकता। यहां पर इस प्रकार से कोई पर्दा है। ठीक है, फिर उसके बाद इस पर अपन क्या करते हैं, प्रकाश आपतित करवाते हैं। तो ये तो प्रकाश की जो तरंग है वो क्या हो जाती है, इससे रुक जाती है। ये जो है जो इसके किनारों पर टकराती है और ये जो इसके किनारों से जाकर के टकराती है। अब ध्यान से देखना, देखो ये किनारों से टकरा करके इधर उधर मुड़ जाती है। तो वास्तव में होना क्या चाहिए था, यहां से लेकर के यहां तक क्या होना चाहिए था, अंधेरा होना चाहिए था। बट यहां से टकरा करके मुड़ जाती है और मुड़ करके इस प्रकार से इधर की तरफ भी जाती है और इधर की तरफ भी जाती है। ठीक है, और ये इस प्रकार से मुड़ करके इस प्रकार से इधर की तरफ जाती है, इस प्रकार से इधर की तरफ जाती है। तो वास्तव में ध्यान से यहां से लेकर के यहां तक का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ज्यामितीय रूप से क्या होना चाहिए था, बताओ, अंधेरा होना चाहिए था। बट यहाँ पर प्रकाश पहुंच रहा है और प्रकाश पहुंच करके इस भाग को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो इस घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, अवरोधक हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसके बाद में अपन बात करते हैं द्वारक की बात करते हैं। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास इस प्रकार से कोई पर्दा है, ये अपने पास से इस प्रकार से कोई द्वारक हो गया और ये अपने पास से इस प्रकार से कोई पर्दा हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इस पर प्रकाश आपतित करवाते हैं। तो प्रकाश है यहां पर तो इस प्रकार से पहुंचेगा ही, यहां पर आपतित होता है इस प्रकार से प्रकाश। तो अगर अपन ज्यामितीय रूप से बात करें तो इसके आगे क्या होना चाहिए, अंधेरा, और इसके आगे क्या होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। बट ये जो तरंगे होती है यहां से इस प्रकार से टकरा करके इस प्रकार से इधर की तरफ मुड़ जाती है और मुड़ करके इस प्रकार से इधर की तरफ पहुंच जाती है, और ये भी इस प्रकार से टकरा करके इस प्रकार से इधर की तरफ पहुंच जाती है। तो इस घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो अगर ये तरंगे यहाँ से टकरा करके मुड़ती नहीं तो ये वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके के अंदर प्रकाश कभी भी नहीं पहुंच सकता था। तो ध्यान से देखो तो किसी भी प्रकाश तरंग का या किसी भी प्रकार की तरंग का किसी भी अवरोधक या द्वारक के किनारे से टकरा करके मुड़ करके ज्यामितीय रूप से छाया वाले क्षेत्र में पहुंचने की घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ये अवरोधक हो गया और ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, द्वारक बन जाएगा। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। यहाँ पर इसका जो आकार है वो भी क्या देगा आपके पास, ए, और इसका जो आकार है वो भी आपके पास है क्या देगा, भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ए है वो भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका ए है जो वो किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा के बराबर हो जाएगा। यदि एक का मान है वो लेमडा की कोटि का हो तो इस स्थिति में विवर्तन देखने को मिलता है, अदरवाइज विवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो क्या होती है विवर्तन की शर्त, क्या होती है, देखो ध्यान से। विवर्तन के लिए आपके पास जो ए है वो या तो क्या होना चाहिए, भी बहुत या ए तो या तो लगभग बराबर होना चाहिए कि इसके लेमडा के, या आपके पास जो ए है वो लेमडा से क्या होना चाहिए, भी छोटा होना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको विवर्तन देखने को मिलेगा। और ध्यान से देखना, देखो यदि आपके पास जो ए है वो काफी बड़ा होगा किससे, लेमडा से, तो इस स्थिति में आपका विवर्तन है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब दैनिक जीवन के जो भी अवरोधक या द्वारक होते हैं उनका आकार है वो ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, लेकिन प्रकाशीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का नहीं होता है। इस कारण से दैनिक जीवन में अपने को जो
ध्वनि तरंगे उनका विवर्तन आसानी से देखने को मिलता है, जबकि प्रकाशीय तरंगों का विवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ध्यान से देखना, देखो दैनिक जीवन के अवरोधक या द्वारक, अवरोधक या द्वारक, द्वारकों का आकार ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है, अतः दैनिक जीवन में ध्वनि का विवर्तन तो प्रेक्षित होता है, लेकिन प्रकाश का नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के इसलिए कहते उदाहरण से, ये कोई दीवार है, इस दीवार के पीछे की तरफ यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इसका नाम हो जाएगा ओवन, ठीक है। और इधर की तरफ कोई दूसरा आदमी खड़ा है मान के इसलिए का, अब मान के इसलिए का ये आवाज करता है, तो इससे चलने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं वो तो इस प्रकार से विवर्तित होकर के इस तक पहुंच जाएगी, तो इसको इसकी आवाज तो सुनाई देगी, बट क्या इससे चलने वाली प्रकाश से तरंगे विवर्तित होकर के इस तक पहुंच सकती है क्या? नहीं। तो इस कारण से ये इसको दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान से देखना, तो इससे चलने वाली जो आवाज है वो तो इसके कानों में पहुंच जाएगी, यानी ध्वनि तरंगों का विवर्तन तो आसानी से देखने को प्रेक्षित हो रहा है, ठीक है ना, बट प्रकाशीय तरंगों का यहाँ पर विवर्तन नहीं हो रहा, और इसी वजह से ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ गई? ये चीज है। तो ध्यान से देखना, देखो विवर्तन के लिए जो आपके पास अवरोधक या द्वारक है, इसका आकार है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज विवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि विवर्तन कितने प्रकार का होता है। विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फ्रेनेल विवर्तन, एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो विवर्तन के प्रकार, एक तो होता है आपके पास में फ्रेनेल विवर्तन, और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। अब बात सुना भी, सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रेनेल विवर्तन के अंदर क्या होता है। जैसे ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से प्रकाश स्रोत, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके सामने ये क्या होता है, इस प्रकार से कोई भी एक द्वारक मान लो, विवर्तक मान लो, और फिर उसके बाद ये अपने पास में क्या होता है, इस प्रकार से पर्दा। तो यहां पर इससे चलता है इस प्रकार से कोई भी एक तरंगाग्र चलता है, ठीक है। तो इससे चलने वाला जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से देख सकते हैं अपन, गोलाकार तरंगाग्र है, ये गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा या बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, स्रोत, इसको अपन बात बोलते हैं विवर्तक, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, भी इस प्रकार से पर्दा हो जाएगा। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि विवर्तक से स्रोत और पर्दे, इन दोनों की जो दूरी होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, परिमित होती है, ठीक है ना। तो विवर्तक से स्रोत और पर्दे, इन दोनों की दूरी क्या होती है, भी सीमित होती है, ओके। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी टफ होती है, इस कारण से इसको अपन पढ़ते नहीं है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आपतित और विवर्तित तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, या तो गोलीय होता है या कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो अपन देख सकते हैं इसके अंदर, ये अपने पास फर्स्ट हो जाएगा फ्रेनेल विवर्तन। तो इसके अंदर देखो ध्यान से, विवर्तक से एस तथा पर्दे की दूरी क्या होती है, भी सीमित होती है।
इसके अंदर आपतित व विवर्तित तरंगाग्र कैसा होता है? या तो होता है गोलीय या बेलनाकार होता है। और इसकी जो कैलकुलेशंस होती है ये थोड़ी सी क्या होती है भाई, टफ होती है। इस कारण से इसको अपन ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करते, बस इतना ही डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद में दूसरा अपन डिस्कस करते हैं भाई फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन होता है, इसके अंदर विवर्तक से एस तथा पर्दे की जो दूरी होती है वो क्या होती है भाई, असीमित होती है, अनंत होती है। और दूरी अगर अनंत होगी तो आपतित और विवर्तित तरंगाग्र कैसा होता है भाई, ये होता है समतल तरंगाग्र होता है। और इसकी जो कैलकुलेशंस होती है थोड़ी सी इजी होती है और इसी को अपन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो अपने सिलेबस के अंदर यही है, यही अपन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेनेल विवर्तन इसको अपन डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि विवर्तक से एस तथा स्रोत तथा पर्दे की दूरी कैसी होती है भी, अनंत। तो इसके अंदर आपतित व विवर्तित तरंगाग्र ये कैसा होता है, समतल। और इसकी जो गणनाएं होती है ये कैसी होती है, सरल होती है। कैसी होती है, सरल। तो इस कारण से इसी को अपन डिस्कस करते हैं भाई। तो इसके अंदर वास्तव में होता क्या है, देखो ध्यान से। इसके अंदर इस प्रकार से कोई भी ये प्रकाश स्रोत हो गया, इसके बाद इसके सामने अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक लेंस रख देते हैं। और बेसिकली इस लेंस का जो फोकस है वो कहाँ पर होता है, इस एस की पोजीशन पर होता है। तो जिससे इससे चलने वाला जो गोलीय तरंगाग्र है, ये गोलीय तरंगाग्र कैसे तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाता है अभी, समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो गोलीय तरंगाग्र है, ये गोलीय तरंगाग्र कैसे तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाता है, समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद ये जो समतल तरंगाग्र है ये आगे चल करके इस प्रकार से इस द्वारक पर आपतित होता है, या यहाँ पर अपन ने इस प्रकार से एक स्लिट बना रखी, इस स्लिट पर आपतित होता है, ठीक है ना। ये स्लिट है। क्या होती है स्लिट, क्या होती है, कोई भी पर्दा होता है उस पर्दे के अंदर अपन जो खांच बनाते हैं इसको ही अपन क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। ये इस स्लिट पर आपतित होता है और फिर उसके बाद आपतित होकर के ये तरंगाग्र इस प्रकार से अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इस प्रकार से इधर की तरफ भी जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है भाई, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर इस प्रकार से क्या होता है, पर्दा होता है। और इस पर्दे पर अपन क्या करते हैं, विवर्तन प्रतिरूप देखते हैं, ठीक है ना। ये बात होगी भी। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन बोलते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन। अब यहाँ पे इससे जो पर्दा है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर पर्दा नहीं रख करके अपन यहाँ पर भी क्या करते हैं, लेंस काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने इस प्रकार से यहाँ पर भी एक लेंस लगा दिया है, ये अपन ने इस प्रकार से एक लेंस लगा दिया। और इस लेंस का जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, पर्दे पर होता है, ठीक है ना। तो जिससे ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ये द्वितीयक तरंगिकाएं इस प्रकार से क्या करती है, जैसे ये द्वितीयक तरंगिकाएं इस प्रकार से ये यहाँ पर फोकस हो जाती है और ये जो होती है ये इस प्रकार से यहाँ पर जाकर के फोकस हो जाती है और यहाँ पर फोकस होकर के इस पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है। देखो अगर अपन बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझाया
कि प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए सबसे पहले न्यूटन का कणी का सिद्धांत, उसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसमें क्या कमियां थी वो मैंने आपको बताई, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि तरंगाग्र क्या होता है, और हाइगेंस के तरंगाग्र सिद्धांत से अपने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की। द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है, द्वितीयक तरंगाग्र क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद में मैंने आपको मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है वो बताया, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये मैंने आपको बताई। और फिर उसके बाद में अपन ने व्यतिकरण पढ़ना स्टार्ट किया, तो व्यतिकरण इसकी मैथमेटिकल स्टडी अपन ने की, और उसके बाद में YDAC अपन ने पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने किए, और YDAC के बाद में अपन ने जो कोई भी पतली फिल्म होती है इससे जो इंटरफेरेंस होता है इसके अपन ने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े। परावर्तित भाग के लिए फॉर्मूला अलग था, और जो पारगमित भाग होता है इसके लिए फॉर्मूला अलग था, वो मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन ने विवर्तन पढ़ना स्टार्ट किया। तो विवर्तन होता क्या है ये मैंने आपको बताया। दैनिक जीवन में ध्वनि तरंगों का विवर्तन तो आसानी से प्रेक्षित होता है, जबकि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित क्यों नहीं होता है ये मैंने आपको बताया। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है फ्रेनेल विवर्तन, एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो ये फ्रेनेल विवर्तन पढ़ते नहीं है अपन, फ्राउनहोफर विवर्तन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद में ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर पर, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर पर अपन फ्राउनहोफर विवर्तन उसको फिनिश करेंगे, ठीक है, विवर्तन को फिनिश कर देंगे अपन, ठीक है ना। और विवर्तन फिनिश करने के बाद में अपन जो इसका ध्रुवण है, पोलराइजेशन है, वो अपन स्टार्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के 12 लेक्चर का अपना ये पोर्शन है, ये अपना माइनर है। तो इस माइनर के अंदर अपन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स फिनिश करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।